हेलो माय डियर किड्स एंड वेलकम बैक। सो एज यू ऑल नो दैट हम बहुत ही रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वेटेज के बारे में आप सभी जानते हैं। इस चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरी ईयर, एंड एज यू नो दैट सिंस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द PYQs फ्रॉम द सेम। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सभी बच्चे, अगर कोई भी आप में से एब्सेंट था, कोई लेक्चर आपने स्किप किया है अगर, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड वॉच the recorded videos first and then come here। अपने एंड से आपको हमेशा ये प्रिपरेशन करके आनी है। जब भी हम PYQ सॉल्व करते हैं, I want you all first to go through the recordings and then second you have to read that portion from the NCERT। वो चैप्टर आपको NCERT से रीड भी करके आना है। These are the things that I expect from all of you to be done। Okay, so as you all know that today we will be solving PYQs बेस्ट ऑफ 10 ईयर्स। वी आर गोइंग टू सॉल्व 2021 से लेकर 2010 तक सारे PYQs यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग हियर। सभी के आंसर्स मुझे चैट सेक्शन में आने चाहिए। एज यू नो आई गिव 10 सेकेंड्स फॉर ऑल ऑफ यू टू आंसर। 10 सेकेंड्स में सभी के आंसर यहाँ पर आ जाने चाहिए चैट में। एंड ऑल्सो वो बच्चे जो श्योर नहीं है आंसर के बारे में, दे ऑल्सो शुड से दैट वेदर दे आर कंफ्यूज और नॉट श्योर। एटलीस्ट ये आंसर आपका चैट में आना चाहिए, सो दैट आई कैन बी श्योर दैट यस आप सभी क्लास में बैठे हैं, आप अटेंटिवली क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। इवन इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, इट्स ओके। आई शुड जस्ट नो योर पार्टिसिपेशन in the class। Okay, that's what my concern is। So before we start with this super amazing, super important session of the day, firstly let me see who all are present in the class। जल्दी से मुझे thumbs up, hand raise, कोई भी reaction send कर दीजिए, so that I can get to know who all are here in the class actively participating and ready for this very very important session of the day। Okay, so as I can see here, all right, many kids are here। Yes Srushti, I'm doing great and I'm expecting the same for all of you। I expect कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, साथ साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज पर भी ध्यान दे रहे हैं। That is what I hope for all of you। Okay, so without any delay, let's begin with this first question in front of our screen, that is from the year 2021। The question is, which one of the following belongs to the family Muscidae? And फायरफ्लाई, ग्रासहॉपर, कॉकरोच और हाउसफ्लाई आपके ऑप्शंस हैं। एंड आई डोंट थिंक कि कोई एक भी बच्चे को इसके अंदर किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा, राइट। सी लाइटनिंग फास्ट स्पीड से यहाँ पर ऑलरेडी रिप्लाईज आ रहे हैं, ऑलरेडी आंसर्स आ चुके हैं विद इन 5 सेकेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप 5 सेकेंड के अंदर अंदर ही आंसर कर सकते हैं। मुस्किडी फैमिली, वी ऑल नो हु इज द मेंबर, फायरफ्लाई, ग्रासहॉपर, कॉकरोच या फिर हाउसफ्लाई। दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन दैट वी ऑल नो। इट हैज टू बी हाउसफ्लाई। हाउसफ्लाई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो हाउसफ्लाई को मार्क करके बिना ज्यादा टाइम लिए हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा फ्रॉम द ईयर 2020। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। करेक्ट आपसे पूछा है वायरॉइड्स के बारे में, और ऑप्शंस दिए हैं। इनके पास फ्री RNA होता है प्रोटीन कोट के बिना, इनके पास DNA होता है प्रोटीन कोट के साथ, या फिर दे हैव फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोट, और दे हैव RNA विथ प्रोटीन कोट। दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। जब भी करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट ऐसी बातें लिखी होती है, मैं हमेशा हाईलाइट करती हूँ ताकि आप उसको पढ़ने में गलती करके गलत आंसर नहीं दे दें। ओके, सो करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स you have to select from here, and let's see what all you have to answer for this particular question। all right, बहुत सारे already आ रहे हैं responses। हाँ जी बेटा चिरंजीवी, प्लांट किंगडम तो स्टार्ट हो ही जाएगा, होना ही है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बट पहले हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस फर्स्ट। प्लांट किंगडम हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करने ही वाले हैं, एज यू ऑल नो। ओके, सो अभी इसका आंसर जल्दी से सेंड करना है सभी को। एवरीवन हैज टू आंसर।
एंड एज आई कैन सी मोस्टली बच्चों का कॉमन आंसर ही है, सिर्फ एक दो बच्चों ने कुछ थोड़ी सी गड़बड़ की है, बाकी सारे बच्चों का आंसर इसके लिए कॉमन है। एंड एज वी ऑल नो वायरॉइड्स को हम सभी जानते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं? व्हाट आर वायरॉइड्स? वायरॉइड्स के पास होता है फ्री आरएनए और वो भी विदाउट प्रोटीन कोड। दे डोंट हैव एनी प्रोटीन कोड एंड दे हैव फ्री आरएनए, सो दैट्स व्हाई व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर ओवर हियर हैज टू बी ए। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर ए आंसर दिया है, जितने भी बच्चों ने ए आंसर दिया है शाबाशी ऐसे खुद को यू हैव टू गिव। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस फ्रॉम द ईयर। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2019 का क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? अब आपको इनकरेक्ट बताना है फिर से, लेकिन क्वेश्चन वायरॉइड्स के बारे में ही है। यू कैन सी वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोड, वायरसेस आर ऑब्लिगेट parasites, infective constituents in virus is the protein coat. Okay, infective constituent in virus is protein coat or prions consist of abnormally folded proteins. These are the options in front of you and you have to tell the correct answer. अभी तक जितने भी questions है सीधे सीधे आपकी NCERT की lines है, so I don't think किसी को कोई भी इनके अंदर confusion होना चाहिए। है क्या confusion किसी को भी? Anyone having any confusions? No, very good. Alright, so as you all know बच्चों, जब हम PYQ सॉल्व करते हैं किसी भी एग्जाम के पहले, नॉट जस्ट नीट, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो व्हाई आर PYQ सो इम्पॉर्टेंट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे गिव अस एन आइडिया अबाउट द पैटर्न एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग फॉर्म्ड। कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से रिसेंटली ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह की फ्रेम होती है क्वेश्चंस की, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का। ये सारा आइडिया जब हमें लग जाता है ना, तब हम उस एग्जाम के लिए और बेटर प्रिपरेशन कर पाते हैं। मतलब हमें अगर पहले से पता हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उसी तरह से अपनी पढ़ाई भी करते हैं। वी एक्चुअली स्टडी इन द राइट डायरेक्शन। अगर हमें यही नहीं पता होता है कि एग्जाम का क्वेश्चन, इसका पैटर्न क्या होता है, PYQs नहीं देखे अगर हमें यही नहीं पता है किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस एग्जाम में, सो वी कांट स्टडी इन दैट मैनर दैट वी हैव टू। हम उस मैनर में कभी पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। दैट इज व्हाई PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन। भले ही आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हो तब भी आपको PYQs हमेशा सजेस्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द पैटर्न, दैट्स व्हाई। ओके, सो हियर एज वी कैन सी आपसे इनकरेक्ट पूछ लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट होता है क्या? नहीं होता है, अभी तो हमने डिस्कस किया था, सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। देन वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये भी सही बात है वायरस के बारे में। देन इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन कोट होता है क्या वायरस का? नो, नॉट एट ऑल, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। हम सभी को पता है कि इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस कैन बी DNA और RNA. Either DNA or RNA is the infective constituent. That's why C has to be the right answer. And then prions consist of abnormally folded proteins. जो prions होते हैं, what are they? They are abnormally folded proteins. So that is why C has to be the right answer here. और जितने भी बच्चों ने यहाँ पर C answer किया है, very well done. And now let's move on to the next question that is in front of your screen from the year. ये क्वेश्चन है आपके सामने 2019 का फिर से, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज। कौन, किसकी वजह से होती है मैड काउज डिजीज? दिस इज एक्चुअली गिवन एट द एंड ऑफ योर NCERT। इस चैप्टर के एंड में ये सारी बातें लिखी हुई है और यू हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम हियर। फ्री DNA विथ प्रोटीन कोट, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन या फिर फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट। दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस एंड व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट मैड काउ डिजीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है। इफ यू रिमेंबर दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड एज आई कैन सी हियर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। आई हैव रिसीव्ड आंसर्स बट आई एम वेटिंग फॉर सम मोर किड्स टू आंसर। 5 more seconds फॉर एवरीवन एल्स। 5 सेकेंड में हम इसका आंसर रिवील कर देंगे। ओके,
यस, सो एज वी ऑल नो कि बात चल रही है मैड काउ डिजीज की, तो हम सभी जानते हैं मैड काउ डिजीज किसकी वजह से होती है? प्रायॉन्स की वजह से। इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ प्रायॉन्स। और प्रायॉन्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्रायॉन्स? प्रायॉन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। सो दैट इज व्हाई सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। और जितने भी बच्चों ने सी आंसर दिया है दैट्स वेरी वेल। कुछ एक बच्चों ने यहाँ पर अलग आंसर्स भी दिए हैं। सो प्लीज ये बात तो डायरेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। मैड काउ डिजीज प्रायॉन से होती है और प्रायॉन्स क्या होता है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। सो दैट्स व्हाई सी हैज टू बी द राइट आंसर हियर। ओके, सो सी मार्क करके हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन फ्रॉम द ईयर। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर, sorry, repeated question, yes, 2019. Okay, match the column. You have to match the column here. और क्या क्या दिया है? हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथानोजन, साइनोबैक्टीरिया और उनके हैबिटाट. You have to match them properly and then select the right option from here. आपको यहाँ पर मैच करना है कॉलम्स और फिर यहाँ से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है. You have to select the correct answer from the options which are given over here. Okay, so let's see what has to be the right matching. Let's see what all you have to answer here. क्या answer आप यहाँ पर दे रहे हैं for this particular question that we need to see. All right. अच्छा. Okay. Yes, Samyak, I can see your response. Definitely I can see everyone's response. बच्चों, हर एक बच्चे का response मैं यहाँ पर देखती हूँ. जो बच्चे बीच में गायब हो जाते हैं वो भी मुझे पता चल जाता है. So you have to keep that in your mind that I absolutely see everyone's response. किसने क्या आंसर किया, किसने आंसर नहीं किया, कौन अभी तक आंसर कर रहा था अचानक से गायब हो गया. Everything I actually register over here. So don't worry about that. सभी का रिस्पॉन्स आई एक्चुअली गो थ्रू. ओके, सो एज आई कैन सी हियर मोस्टली एक ही कॉमन आंसर आ रहा है. यस, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली. ओके, सो लेट्स सी क्या इसका प्रॉपर मैच होना चाहिए. सबसे पहले जब बात होती है हेलोफाइल्स की, तो हेलोफाइल्स क्या होते हैं? हेलोफाइल्स वी ऑल नो दैट दे आर फाउंड इन सॉल्टी एरियाज. तो यहाँ पर लेट्स राइट ए. देन थर्मोएसिडोफाइल्स. थर्मोएसिडोफाइल्स किस एरिया में रहते हैं? दे आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स. ओके, देन मिथानोजन्स. वेयर आर मिथानोजन्स फाउंड? मिथानोजन्स होते हैं अपने गट्स ऑफ रूमिनेंट्स में. एंड देन साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया वी नो दैट साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरमेंट में होते हैं. सो दिस शुड बी द करेक्ट मैचिंग. एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमने यहाँ पर लिखा है ए के सामने 4 एंड ओनली वन ऑप्शन हैज गॉट ए के सामने 4. यहाँ पर हमारे एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू सिलेक्ट. यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है, हियर दे हैव गिवन यू ए के सामने 4 लिखा है, बी इज 1 एंड सारा हमारा मैचिंग करेक्ट है. सो दैट्स व्हाई बी इज द वन दैट वी हैव टू सिलेक्ट. बी हमारा सही आंसर है, उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं. और यहाँ पर अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे नीट में, सो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू स्कोर वेरी गुड. क्योंकि अभी तक आई कैन सी मोस्टली बच्चे बिल्कुल सही आंसर्स दे रहे हैं. तो आपको 4 मार्क्स तो ऐसे ही मिलने वाले हैं बिल्कुल स्मूथली, right, if you keep on doing like this only. So now coming to the next question. अगला क्वेश्चन है which of the following statements is correct. अब आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. कब का क्वेश्चन है? 2019 का क्वेश्चन है ये. Now you have to select the correct statement. And क्या पूछा गया है? Lichens are not good pollution indicators. Okay, lichens do not grow in polluted area. Algal component of lichen is mycobiont, fungal component is phycobiont. These are the statements and now you have to select the correct one. सही आपको इसमें से जवाब select करना है. And what would be your answer? Let's see what all you have to answer for this particular question. क्या answers आप यहाँ पर send कर रहे हैं? Let us see. All right. अच्छा. Okay. So as we can see here, अभी तक जो आंसर्स आए हैं वो सभी बच्चों का सेम है. किसी ने भी कुछ और आंसर नहीं किया. एंड आई फील वेरी हैप्पी जब कोई भी बच्चा और कुछ आंसर ना कर दो. दैट मीन्स सबका एक ही कॉमन आंसर जब आता है. सो दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी एक्चुअली. एंड एज आई कैन सी हियर अभी तक सभी बच्चों ने एक ही आंसर किया है एंड दैट इज बी. सभी का कहना है बी शुड बी द राइट आंसर. शुड बी द राइट आंसर. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल
लाइकन्स आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दिस इज रॉन्ग, वी ऑल नो, जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा वहां पर लाइकन्स गायब हो जाते हैं वहां से। देन लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, लाइकन्स पोल्यूटेड एरियाज में नहीं ग्रो करते हैं, ये तो सही स्टेटमेंट है, right? They are good pollution indicators. Then algal component of lichen is called mycobiont, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, algal component को phycobiont और fungal component को mycobiont कहते हैं। So that's why correct option has to be B here, B हमारा correct answer है, तो टिक करके आगे let's move to the next question. The question is from the year 2019, 2019 का question आपके सामने है और क्या पूछा गया है? Morels and truffles are edible delicacies. Claviceps is a source of many alkaloids and LSD. Conidia are produced exogenously and ascocarps endogenously. Yeast have filamentous bodies with long thread-like hyphae. These are the options and you have to select the correct and answer from here, and you actually have to select the incorrect statement. Incorrect statement आपको यहाँ से select करना है, and कोई भी इस question में twist या फिर turn है नहीं, direct statements दिए हुए हैं based upon your NCERT, so I expect कि सभी बच्चे इसका बिल्कुल सही आंसर करेंगे। And as I can see here, already बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, that means many kids are actually very attentive in the class और पढ़ाई करके आए हैं। So many kids have already answered here, और कुछ बच्चों के लिए मैं वेट कर रही हूँ 5 more seconds for all of you to answer this question. 5 seconds more बच्चों, okay, all right. So as we can see here, statements पढ़ते हैं। First of all, morels and truffles are edible delicacies. Yes, we eat them. Then claviceps is a source of many alkaloids and LSD. Definitely true for claviceps. Then conidia produce होते हैं exogenously. Ascocarps produce होते हैं endogenously. That's also true. While the last statement is yeast have filamentous bodies with long thread-like hyphae. No, they don't have filamentous bodies with long thread-like hyphae. Yeast, they are unicellular. That we all know. Yeast अपना unicellular होता है एक्चुअल में, एंड दैट इज वाई ये जो स्टेटमेंट है अपना, दिस इज नॉट करेक्ट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो डी आंसर जितने भी बच्चों ने दिया है, दैट्स वेरी गुड। नाउ moving onwards, the next question, and the question is from the year 2018. question में क्या पूछा गया है? which of the following organisms are known as chief producers in the ocean? chief producers किसे कहते हैं ओशन का? Dinoflagellates, diatoms, euglenoids, cyanobacteria. You have to select the right statement, you have to select the right organism from here, which is known as the chief producer of the ocean. And let me see who all are already answering over here. And okay, again lightning fast speed से बहुत सारे बच्चों के एकदम से आंसर्स, कॉमन आंसर्स आए हैं, एंड ऑल ऑफ अस रिमेंबर, इससे समझ में आ रहा है कि सभी को याद है चीफ प्रोड्यूसर्स हम किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसी दिस लाइन दी हुई है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस वी कॉल डायटम्स। डायटम्स को हम कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। ओके, सो दैट्स व्हाई बी वी विल सेलेक्ट हियर। जितने भी बच्चों ने बी आंसर किया है, वेरी वेल डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआन्स इन, जो अपने सीलिएट्स होते हैं वो दूसरे प्रोटोजोआन से कैसे डिफर करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, एंड द ऑप्शंस आर यूजिंग फ्लैजिला फॉर locomotion, having contractile vacuole for removing excess water, having 2 types of nuclei, या फिर using pseudopodia for capturing prey. And what they are asking you कि आपके जो ciliates होते हैं वो प्रोटोजोआन से कैसे डिफर करते हैं, that's their question, and according to that you have to select the correct option from here, and let's see what all you have to answer for this one. All right, so as we can see here that if they have asked you about ciliates बच्चों, so what difference do they have from the protozoan? And as I can see here, many kids are actually answering correctly. बहुत सारे बच्चों का एक सेम आंसर ही है आया है, बट कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज भी हो गए। some kids are giving some other answers also, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। so let's see what should be the correct answer for this question. Ciliates differ from other protozoans in, firstly, using flagella for locomotion
लोकोमोशन, वी नो दैट सीलिएट्स के पास तो सीलिया होता है. हैविंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, नो. देन हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, क्या दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं सीलिएट्स के पास? यस, दैट इज ट्रू. सीलिएट्स दे डू हैव टू न्यूक्लियाई, एक थोड़ा छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है, एक थोड़ा बड़ा होता है जिसको मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है. सो दैट इज व्हाई हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई इज डेफिनेटली ट्रू. एंड यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग prey, no, ciliates don't do that. So that's why C has to be the right answer here, because two types of nuclei are present there. One is small, one is larger. So that's why C has to be correct answer. कुछ बच्चों ने C आंसर किया था. That's very good. Now moving towards the next question. अब जब किसी बच्चे का आंसर गलत होता है, so for those kids it's very important to analyze that why their answer was wrong. क्या गलती की उन्होंने, क्या याद नहीं था, मेमोरी बेस्ड मिस्टेक थी, या फिर आपको समझ में ही नहीं आई थी कोई बात, या फिर आप कंफ्यूज थे. ये सारी बातें आपको खुद से एनालाइज करनी चाहिए जब भी आप कोई गलत आंसर करते हो. सो यू हैव टू राइट दैट डाउन ऑल्सो. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? नॉट अ प्रोकैरियोट पूछा आपसे, ठीक है. और ऑप्शंस दिए हुए हैं सैक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, ऑसिलेटोरिया या फिर नॉस्टॉक. व्हाट इज द correct answer over here, which is not a prokaryote, that you have to select here? Okay, and let's see what all you have to answer for this particular question. क्या लगता है आपको कि कौन प्रोकैरियोट नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर विच आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड आंसर्स. ऑलरेडी आंसर्स यहाँ पर आ चुके हैं. एंड एज वी ऑल नो बच्चों, प्रोकैरियोट इनमें से कौन कौन है? नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया प्रोकैरियोट्स है. वी नो दे आर साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं. माइकोबैक्टीरियम इज ऑल्सो अ प्रोकैरियोट, राइट. सो सैक्रोमाइसिस, दैट इज यीस्ट वी ऑल नो कि यीस्ट होती है यूकैरियोट. सो दैट इज व्हाई A has to be the right answer here. बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल जल्दी से सही आंसर कर दिया था. So that's very appreciable actually. Now moving towards the next question that's in front of your screen right here. Which of the following are found in extreme saline conditions? Extreme saline conditions में इनमें से कौन मिलता है? यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया या फिर आर्कीबैक्टीरिया? Which out of the following is found in extreme saline conditions that you have to tell? Eubacteria, cyanobacteria, mycobacteria या फिर archaebacteria? And let's see what all answers I am receiving for this question. And okay, as I can see many answers I have already received. ऐसे questions बहुत ही अच्छे होते हैं. 5 सेकेंड से भी कम में आप इनको मार्क करके आगे बढ़ सकते हो. 4 मार्क्स आप ग्रैब करके you can move forward. Okay, so as we can see here that yes, definitely true. हाँ जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. एंड एज वी ऑल नो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस की जब बात आती है, सो एक्सट्रीम कंडीशंस में कौन रहता है? आपके आर्कीबैक्टीरिया आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस. सो दैट इज व्हाई डी हैज टू बी द राइट आंसर. एंड जितने भी बच्चों ने डी आंसर किया है, दैट्स वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फ्रॉम द ईयर 2017. और आपसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स या फिर सेल वॉल? Okay, that you have to tell. Which of the following provides sticky character to the bacterial cell? That you have to tell here. Okay, and let's see what all you have to answer for this particular question. क्या answers यहाँ पर receive हो रहे हैं? That we have to see. All right. Okay. So yes, definitely. So as we can see here, mostly जो answers receive हो रहे हैं, they are common only. common answers यहाँ पर receive हुए हैं अभी तक. maximum बच्चे, majority of बच्चे कह रहे हैं glycocalyx. मैक्सिमम किड्स आर सेइंग ग्लाइकोकैलिक्स. इज ग्लाइकोकैलिक्स करेक्ट? क्या ग्लाइकोकैलिक्स ही वो स्ट्रक्चर है जो कि स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को? यस, दैट इज डेफिनेटली 100% ट्रू. ग्लाइकोकैलिक्स इज द वन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो, सेल वॉल नो. द स्टिकी कैरेक्टर इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय ग्लाइकोकैलिक्स एंड दैट्स व्हाई ग्लाइकोकैलिक्स वी विल सिलेक्ट हियर. सी इज डेफिनेटली ट्रू. एंड नाउ coming to the next question in front of us, from the year
2017 again, and the question is, which among the following are smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen? ओके क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर? दे आर आस्किंग यू कि इनमें से कौन स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है विच इज नोन विदाउट अ सेल वॉल, जिसके पास डेफिनेट सेल वॉल भी नहीं है, पैथोजेनिक है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, और विदाउट ऑक्सीजन भी ये सर्वाइव कर सकता है. इनमें से कौन है? सूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नोस्टॉक, बैसिलस. व्हाट इज करेक्ट ओवर हियर? दैट यू हैव टू टेल. एंड लेट्स सी, सभी को आई थिंक सभी को पता है, बहुत पहले से पता होता है कि दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन है, एंड बाकी बातें भी उसके बारे में लिखी हुई है. सो वी ऑल नो दैट द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्मा. एंड एज आई कैन सी यहाँ पर सारे बच्चों ने माइकोप्लाज्मा ही आंसर किया है. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सभी को बिल्कुल आना ही चाहिए. सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017 अगेन. वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग. वायरॉइड्स वायरसेस से कैसे डिफर करते हैं? दैट्स द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, एंड द ऑप्शंस आर डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, RNA molecules with protein code, RNA molecules without protein code, या फिर DNA molecules with protein code. These are the options in front of you, and they are asking you about viroids differ from viruses in having. viroids और viruses के बीच में क्या difference होता है? ये question पहले भी पूछा गया है. Same question they have actually repeated here, right? So सभी को याद होगा. Yes, definitely true. Repeated question है ये बच्चों, and we all know कि जो वायरॉइड्स होते हैं उनके पास RNA मॉलिक्यूल होता है without any protein code. ये हम पहले ही कर चुके हैं, so that's why C को टिक करके बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड अगला क्वेश्चन है 2016 से. Which of the following statements is wrong for viroids? देखो फिर से वायरॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. They lack a protein code, they are smaller than viruses, they cause infections, their RNA is of higher molecular weight. Now these are the questions, and we all know कि जो वायरॉइड्स होते हैं वो हमारे वायरसेस से छोटे होते हैं. So according to that, what should be your answer? Yes, definitely. ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ गए. 5 सेकेंड्स और, क्योंकि हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं. सो आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हो कि अगर आपसे वायरॉइड्स के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Yes, definitely. जितने भी बच्चों ने यहाँ पर डी आंसर किया है, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट, बिकॉज वी ऑल नो कि वायरॉइड्स के बारे में इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट वायरॉइड्स इज दैट देयर RNA इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट. वायरॉइड्स का जो RNA होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का नहीं होता है. ओके, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग. वायरॉइड्स दे आर लाइटर देन वायरसेस, छोटे होते हैं उससे, एंड दैट्स व्हाई उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा. सो डी हैज टू बी द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर वायरॉइड्स हियर. सो डी हम मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस. वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई इज, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम 2016. chitin, peptidoglycan, cellulose, hemicellulose. What is the correct answer for this particular question? And they are asking you about the major component of cell wall of most fungi. And I hope यहाँ पर एक एक बच्चे को ये बात पता होगी कि फंगस की सेल वॉल क्या कंपोनेंट होता है फंगस की सेल वॉल का. एंड एज आई कैन सी हियर ऑलरेडी आंसर्स यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं. बिल्कुल धड़ाधड़ लाइटनिंग फास्ट स्पीड से सभी बच्चों ने एक मत के साथ कह दिया है काइटिन. सो वी डेफिनेटली कैन अग्री दैट फंगस की जो सेल वॉल होती है काइटिन की होती है. सो दैट्स व्हाई ए को मार्क करके हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज अगेन फ्रॉम द ईयर 2016, और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे Which one of the following statements is wrong? अब आपसे wrong statement पूछ रहे हैं. Cyanobacteria are also called as blue-green algae. Golden algae are also called as desmids. Eubacteria are also called as false bacteria. या फिर Phycomycetes are also called as एल्गल फंगाई. एंड आपको बताना है रॉन्ग. यहाँ पर यू हैव टू सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, एंड लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है ये. डिफिकल्टी लेवल अगर इसका देखा जाए तो बहुत ही लो है. दिस इज ईजी क्वेश्चन एक्चुअली, एंड एज वी कैन सी हियर दैट आंसर्स यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, और अभी तक सारे ही आंसर्स कॉमन आए हैं. किसी भी बच्चे ने कोई भी अलग आंसर नहीं किया है. Everyone
can say here, everyone is saying here that correct answer has to be C. So C सही है क्या यहाँ पर? Let's see. आपसे wrong पूछा है, ठीक है. First of all, साइनोबैक्टीरिया को BGA कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, that's correct. गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स कहते हैं, that's true. यू बैक्टीरिया are called as false bacteria, that is absolutely wrong. We all know यू बैक्टीरिया is called as ट्रू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया को तो हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सो इसको हम मार्क कर देंगे. फाइकोमाइसिटिस को एल्गल फंगस कहते हैं, दैट इज करेक्ट. सो दैट्स व्हाई सी हैज टू बी द रॉन्ग स्टेटमेंट. सी, जितने भी बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया है सभी ने एक्चुअली सी आंसर किया था. सो दैट्स वेरी गुड. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस फ्रॉम द ईयर 2016. और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है Chrysophytes, euglenids, dinoflagellates and slime molds are included in the kingdom Monera, Protista, fungi, Animalia. Now very direct and very easy question. अगर ऐसे questions जाते हैं आपको एग्जाम में तो ऐसे ही आप तो 4 मार्क्स ग्रैब करते जाओगे, है ना. ऐसे बिल्कुल बल्क बन जाएगा फिर आपके पास मार्क्स का. 320 प्लस स्कोर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट जितने भी बच्चे यहाँ पर ये टारगेट लेके चल रहे हैं बायो में, दे हैव टू कीप रीडिंग द एनसीईआरटीज, कीप अटेंडिंग द क्लासेस वेरी केयरफुली, कीप गोइंग थ्रू द रिकॉर्डिंग्स. कोई लेक्चर स्किप हो जाता है अगर, सो प्लीज यू हैव टू मेक दीज एफर्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ. तब आप ये स्कोर यहाँ पर आसानी से, बहुत आसानी से, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, ये आप स्कोर कर सकते हो. ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स. आई डोंट थिंक किसी को कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए इसमें, बिकॉज वी ऑल नो कि ये सभी जो आपके सामने नाम लिखे हैं दे बिलोंग टू, यस यू ऑल आर करेक्ट, दे बिलोंग टू प्रोटिस्टा. सो प्रोटिस्टा हैज टू बी द राइट आंसर हियर. प्रोटिस्टा को मार्क करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस फ्रॉम द ईयर 2015. Okay, and the options are Alternaria, sexual reproduction is absent and it belongs to Deuteromycetes. Okay, आपको मैच बताना है which is correct. Then Mucor, reproduction by conjugation, Ascomycetes को belong करता है. Agaricus, parasitic fungus है, Basidiomycetes को बिलोंग करती है. देन फाइटोफथोरा एसेप्टेट माइसीलियम है और बेसिडियोमाइसिटिस को ये बिलोंग करती है. दीज आर दी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड आपको क्या सिलेक्ट करना है, करेक्ट मैच क्या है इसमें, ये आपको यहाँ पर बताना है. ओके, सो ऑल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ड्यूटेरोमाइसिटिस को बिलोंग करती है. म्यूकर रिप्रोडक्शन इज बाय कंजुगेशन एस्कोमाइसिटिस एंड दीज आर दी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू. Out of these you have to select the correct one and let's see what all you have to answer for this particular question. क्या आपको लगता है कि इनमें से correct क्या है, what is correct out of these? And as I can see here, mostly जो बच्चे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं that is definitely true, बिल्कुल सही. मतलब ये है कि बातें याद हैं आप लोगों को. You all remember these things that when we talk about सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, फंगाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्ट फंगाई और फंगाई इम्परफेक्टाई, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. और विच पर्टिकुलर फंगाई इज दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटिस, दैट वी ऑल नो. एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस? ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जांपल है ऑल्टरनेरिया. सो दैट इज व्हाई ए इज डेफिनेटली करेक्ट. ए ही हमारा करेक्ट मैच है. और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पहले से ए आंसर दे रखा था, सो दैट्स वेरी गुड. ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है हमारे सामने इन फ्रंट ऑफ यू राइट हियर फ्रॉम द ईयर 2015. ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो किस में एब्सेंट होता है? म्यूकर, वॉकेरिया, वोल्वोक्स, एनाबीना. इनमें से किसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है? मतलब आपको बस ये बताना है कि आउट ऑफ दीज विच बिलोंग्स टू मोनेरा. मोनेरा कौन है? दैट मीन्स प्रोकैरियोट कौन है इसमें से? दैट यू हैव टू सिलेक्ट एंड वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज अगेन. येस और नो? येस, डेफिनेटली इट्स इजी. ओके, हाँ जी राजवीर, बिल्कुल आई कैन सी यू आंसर और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और एक एक बच्चे का आंसर मुझे यहाँ पर दिखता है. सो एज वी कैन सी हियर, अगर आपसे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट पूछ रहे हैं इनमें से प्रोकैरियोट कौन है, बिना ज्यादा टाइम लिए वी ऑल नो एनाबीना.
Anabaena is cyanobacteria. Cyanobacteria belongs to Monera. Monera, they are prokaryotes and they lack a true nucleus. So that's why D has to be the correct answer. That's why D हम यहाँ पर मार्क करके बढ़ जाते हैं आगे next question पर. So next question is in front of us. The imperfect fungi which are decomposers of litter and help इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू. अब भी हमने डिस्कस किया है और देखो यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं. एज वी हैड जस्ट डिस्कस दिस, सो वी ऑल नो फंगाई इम्परफेक्टाई किसी कहते हैं हम. इम्परफेक्ट फंगाई कौन होती है? ड्यूटेरोमाइसिटिस होती है. राइट नाउ वी डिस्कस दिस, सो दैट्स वाई टिक करके बढ़ जाते हैं आगे to the next question. And the next question is choose the wrong statements. अब आपको यहाँ पर wrong statement select करने बोला है और options दिए हैं. Neurospora is used in the study of biochemical genetics. Morels truffles are poisonous mushrooms. Yeast is unicellular and useful in fermentation. Penicillium is multicellular and it produces antibiotics. These are the options in front of you and what you have to select is wrong statement out of these. Okay, and wrong statement इसमें से क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताना है. So as we can see here that the answers are definitely correct. 5 seconds और बच्चों, सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है और प्लीज डोंट वैनिश इन बिटवीन. बीच में से जो बच्चे गायब हो जाते हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी अटेंटिव थ्रू आउट द सेशन. आपको अगर क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं हो आप, तो एटलीस्ट यू हैव टू टेल दैट ये क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है. यू डोंट हैव टू स्किप द क्वेश्चंस. ओके, जस्ट पेशेंटली वॉच दैट. क्या आंसर है वो भी आपको यहाँ पर नोट करना है. ओके, सो नाउ अगर आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है यहाँ पर, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? न्यूरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज करते हैं क्या? यस, डेफिनेटली, दैट्स एक्चुअली ट्रू. मॉरल्स एंड ट्रफल्स poisonous mushrooms है क्या? No, we actually eat morels and truffles. They are used in delicacies. So that's why B statement बिल्कुल गलत है. Okay, then yeast unicellular होती है, fermentation करती है. Penicillium multicellular होती है, antibiotics बनती है उससे. सभी को ये बात पता है. While morels and truffles, they are edible mushrooms. यहाँ लिखा है poisonous. So that's why B has to be the wrong statement. B को हम select करके let's move on towards the next question that's in front of us. From the year 2015, in which group of organisms the cell walls from two thin overlapping shells which fit together soap box की तरह, ऐसी फिटिंग सेल वॉल्स किसके अंदर होती है? यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजुलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स या फिर क्राइजोफाइट्स. Which of the following has got that kind of cell wall which is fitted together like a soap box? So that you have to tell here and I hope कि सभी को ये बात याद होगी. I'm expecting that everyone remembers this and ऐसा एक डायग्राम भी आप सभी को याद होना चाहिए. इस तरह की सेल वॉल होती है which fits with each other like soap box and that I hope you all remember. Now let's see what all you have to answer. Okay, बिल्कुल सही. सो सभी को पता है कि इस तरह की जो ओवरलैपिंग सेल वॉल होती है दैट इज फाउंड इन डाइनोफ्लैजुलेट्स and that's why B has to be the correct answer here. B हम यहाँ पर select करके let's move on to the next question and the question is from the year 2015. Pick up the statement which is wrong. Pick up the wrong statement. अब आपको wrong statement पूछना है, बताना है. and as you can see here, जितने भी अभी तक हम questions देख रहे हैं बच्चों, सीधे सीधे NCERT लाइनर्स हैं. जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे जा रहे हैं सब NCERT बेस्ड है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू रीड योर NCERT प्रॉपरली, to go through it again and again. That's very important. Okay, so you have to pick up the wrong statement here and the options are: Protista have photosynthetic and heterotrophic modes of nutrition. Some fungi are edible. Nuclear membrane is present in Monera या फिर cell wall is absent in Animalia. These are the options and out of these you have to select the wrong statement. बताओ यहाँ से क्या होना चाहिए? गलत statement. And as I can see here, that wrong statement that everyone is identified here is definitely wrong statement. सभी को पता है, तो statements पढ़ लेते हैं. Protista have photosynthetic and heterotrophic modes of nutrition. बिल्कुल सही बात है, होता है ये तो. फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. देन सम फंगाई आर एडिबल. डेफिनेटली हम खाते हैं बहुत सी फंगाई को, बहुत से मशरूम्स, मॉरल्स, ट्रफल्स. देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा.
What is this? We all know that मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है. They don't have a well defined nucleus, so that's why C is wrong statement. While cell wall animal cells में एब्सेंट होती है, ये बात बच्चे को पता है यहाँ पे. So that's why C has to be wrong statement. C हम यहाँ पर select करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे अगले क्वेश्चन पर. From the year 2015 again, which of the following structures is not found in a prokaryotic cell? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है? That's the question. And the options are राइबोसोम, मीसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप. राइट नाउ वी डिस्कस दिस थिंग कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. सो दैट्स व्हाई वी वुड से इट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. एंड एवरीवन कैन अग्री विद दिस. यस, ऑलरेडी आई कैन सी सभी ने ऑलरेडी यही आंसर दिया था. सो दैट इज एक्चुअली correct. D has to be the right answer here. Then coming towards the next question, and the question is from the year 2015 again. The structures that help some bacteria to attach to rocks or host tissues are fimbriae, mesosome, holdfast या फिर rhizoids. What should be correct answer here? That you have to tell here कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है ऐसा जो कि रॉक्स या फिर दूसरे टिश्यूज पर को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है. फिम्ब्रे, मीजोसोम, होल्डफास्ट या फिर राइजोइड्स. What has to be the right answer here? That you have to select. Yes, डेफिनेटली आंसर्स रिसीव हो चुके हैं इसके अंदर. आई डोंट थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट स्टिल जब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए मिक्स्ड आंसर्स आने लगते हैं सो आई गेट लिटिल कंफ्यूज्ड कि इसके लिए क्या ऐसे मिक्स्ड आंसर्स क्यों आ रहे हैं. बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. दे आर आस्किंग यू अबाउट द स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और किसी भी सरफेस को होल्ड करने के लिए हेल्प करता है. व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज? दैट स्ट्रक्चर वी हैड स्टडीड. बायोफिल्म बनाता है, किसी भी सरफेस पे होल्ड करने में हेल्प करता है. व्हाट इज दैट? दैट स्ट्रक्चर इज फिम्ब्रे. स्मॉल हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं ये विच वी कॉल एज फिम्ब्रे. राइट, फिम्ब्रे हैज टू बी द राइट आंसर. मीजोसोम्स तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर साइड जो फोल्डिंग्स होती हैं दैट इज व्हाट वी कॉल एज मीजोसोम. होल्ड फास्ट इज डिफरेंट. राइजोइड्स, ये दैट इज व्हाई हमारे अगर बैक्टीरिया के बारे में बात चल रही है दैट मीन्स मोनेरा के बारे में बात चल रही है यहाँ पे. सो फिम्ब्रे हैज टू बी द राइट आंसर हियर. इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच हेल्प इन attachment. So that's why A has to be the right answer here. Now the next question is from the year 2015, which of the following is most suitable indicator of SO2 pollution in the environment? This we have already discussed. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. Pollution indicators कौन होते हैं? Which are the pollution indicators? Should we discuss this? Yes, as I can see here already बच्चों ने बिल्कुल lightning fast speed से everyone has given the answers because we all know. अभी हमने डिस्कस किया था best pollution indicators are your lichens और जहाँ पर भी SO2 का pollution होता है वहाँ पर ये नहीं grow करते हैं. That's why हम इन्हें good pollution indicators consider करते हैं. So D has to be the right answer. D हम यहाँ पर select करते हैं and then moving towards the next question here from the year 2014. और क्या पूछा गया है यहाँ पर? Five kingdom system of classification suggested by R.H. Whitaker is not based upon. It is not based on पूछा है आपसे and the options are in front of you. That is presence or absence of a well-defined nucleus, mode of reproduction, mode of nutrition या फिर complexity of body organization. These are the options and what you have to tell is which of the following is not actually a criteria of five kingdom classification. Okay, and these are the options in front of you. Presence or absence of a well-defined nucleus, mode of reproduction, nutrition या फिर complexity of body organization. And as I can see here, what all you have to answer. All right. Yes, that's definitely true. जब हमने बात की थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था दैट जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके कुछ क्राइटेरिया है. R.H. Whitaker ने कुछ क्राइटेरिया ही हैड अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ विच ही हैड डन दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी ऑल नो कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस was not included. It was not one of the criteria. इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है.
है. So that is why A has to be the answer for this question as it is not based on this. So that's why A को हम select करते हैं. जितने भी बच्चों ने A आंसर किया है यहाँ पर, as I can see, many kids have actually answered A. So A is definitely correct answer. Now moving towards the next question. Archaebacteria differ from Eubacteria in. Archaebacteria और Eubacteria के बीच में क्या difference होता है? सेल मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन. That you have to tell here and let's see what all you have to answer. Again आपसे पूछा गया है आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है. That they are asking you. Okay. Alright, so mixed answers आ रहे हैं actually इसके लिए. I'm receiving mixed answers for this particular question. And as we all know, चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं. आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया से कैसे डिफर करता है. आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है दैट इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बाकी अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बीच में मेजर डिफरेंस नहीं है. एक्चुअली द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर is different in both of them. So that is why A has to be the right answer here. So A को हम टिक करके let's move towards the next question. Which of the following shows coiled RNA strand and capsomeres? किसके पास होते हैं coiled RNA strand और capsomeres? Which of the following has this? That you have to tell here. सभी को ये डायग्राम याद है किसका है. पोलियो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, मिजल्स या फिर रेट्रोवायरस. And we all know that this kind of structure is found in. Yes, definitely correct. As I have received already, I have received many answers. Now I want some more answers. So 5 और seconds. 5 seconds extra for everyone else to answer this question and then we will discuss this. As we know that this structure, that is coiled RNA strand or capsomeres, are found in किसके अंदर होते हैं ये? They are actually found in TMV, that is tobacco mosaic virus. So B we have to select here. B हम यहाँ पर आंसर select करेंगे and then we will move towards the next question that's in front of us over here. That is viruses have 2014 का क्वेश्चन है ये and what they have given you in the options is DNA enclosed in a protein coat, prokaryotic nucleus, single chromosome या फिर both DNA and RNA. These are the options and what you have to tell here. Viruses have. वायरस के पास इनमें से क्या होता है. Okay, that you have to tell. The question is from the year 2014 and as you can see the options are in front of you and what should be the correct answer for this, that you have to tell here. And as I can see here, yes, सभी को पता है कि वायरस के पास what do they have? DNA enclosed in a protein coat, prokaryotic nucleus, या फिर सिंगल क्रोमोसोम और बोथ DNA एंड RNA. दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू एंड एज वी नो दैट वायरस जो होते हैं अपने वायरस के अंदर कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, राइट. एंड द आंसर्स दैट आई एम रिसीविंग दे आर एक्चुअली मिक्स फॉर दिस क्वेश्चन. तो देखिए वायरसेस उनके पास DNA is not enclosed within a protein coat first of all. Prokaryotic nucleus is not found. Single chromosome नहीं होता है. But they can have DNA or RNA. They will have either DNA और RNA. DNA या फिर RNA उनके पास हो सकता है. Either they will have DNA or they will have RNA as their genetic material. So that is why either DNA or RNA has to be the right answer here. The next question is the motile bacteria are able to move by. Motile bacteria अगर है तो obviously we know किसके थ्रू मूव करेगा. Cilia, flagella, fimbriae या फिर pilae. 2014 का क्वेश्चन है and you all have to know the answer. सभी को पता होना चाहिए बैक्टीरिया हाउ डज दैट मूव. बैक्टीरिया का मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है? Yes, definitely true. We all know that bacteria are able to move with the help of flagella. Flagella होता है बैक्टीरिया के पास and that's why B has to be the right answer here. B हम यहाँ पर select करते हैं and let's move towards the next question that's in front of us from the year 2014. और question में आपसे पूछा गया है which one of the following fungi contains hallucinogens. Hallucinogens इनमें से किसके पास होते हैं? Morchella, Esculenta,
Amanita muscaria, Neurospora species या फिर Eustylago. Which among the following has got hallucinogens? Hallucinogens किसके पास होते हैं, किस फंगस के अंदर there are hallucinogens? So let me tell you, there is a fungus known as Amanita muscaria that has got hallucinogens actually. And let's see if someone has already answered this. Okay, so that is actually B has to be the right answer for this question. Okay, so B को हम मार्क करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are likely to be present in deep sea water? डीप सी वाटर में कौन मिलता है? यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सैप्रोफिटिक फंगा या फिर आके बैक्टीरिया? What is found in deep sea water? ओके, एंड डीप सी वाटर की अगर बात चल रही है, सो वी नो दैट डीप सी वाटर के अंदर आके बैक्टीरिया मिलते हैं हमारे, बिकॉज एक्सट्रीम कंडीशंस में दे आर फाउंड, बट यू बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी फाउंड हियर. यू बैक्टीरिया भी डीप सी वाटर में मिल सकते हैं. सो दैट्स वाई इसका आंसर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट डी हम प्रिफरेंशली सिलेक्ट करेंगे. Then specialized cells for fixing atmospheric nitrogen in nostoc are. nostoc का जो डायग्राम है उसमें specialized cells मार्क किए गए हैं एनसीईआरटी में. What are they? That we all know. वो जो हमारा डायग्राम है, I already told you, it's very important to remember. उस डायग्राम के अंदर specialized cells, what are they called as? एनसीईआरटी का डायग्राम सभी को याद होना चाहिए. What are they called as? Let's see who all remember. And as I can see here, many kids have actually answered the correct option already. And we all know कि ये जो specialized cells होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हेल्प करते हैं, they are called as हेटेरोसिस्ट. हम उसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं और बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी यहाँ पर हेटेरोसिस्ट आंसर दे दिया था. दैट्स व्हाई वी आर मार्किंग दी बी आंसर एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फ्रॉम द ईयर as we can see 2013, which one of the following is true for fungi? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फंगस के लिए ट्रू है? They are phagotrophs, they lack a rigid cell wall, they are heterotrophs या फिर they lack a nuclear membrane. These are the options. बहुत ही abrupt options and I hope कि सभी बहुत जल्दी से इसका आंसर दे देंगे. ओके, सो मोस्टली आंसर्स एक्चुअली आ भी चुके हैं. डी ऑप्शन तक जाते हैं उससे पहले ही बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर सेंड कर चुके होते हैं. सो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड, बट स्टिल मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चन अप टू डी ऑप्शन. डी ऑप्शन तक आपको रीड करके ही आंसर देना है. एंड एज आई कैन सी हियर, मोस्ट ऑफ द किड्स आर गिविंग द राइट आंसर. एंड एज वी ऑल नो कि इसमें से अगर फंगस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है. सो व्हाट यू वुड आंसर फॉर दैट? फर्स्टली, दे आर फैगोट्रॉफ्स. फैगोट्रॉफ्स होती है क्या फंगाई? या फिर दे लैक अ रिजिड सेल वॉल. नो, वी ऑल नो कि उसके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, जबकि यहाँ लिखा है दे लैक अ सेल वॉल, तो ये भी गलत है. दे आर फैगोट्रॉफ्स, नहीं, दिस इज ऑल्सो गलत. दे आर एक्चुअली सैप्रोट्रॉफ्स और पैरासाइट्स, दैट मीन्स दे आर actually heterotrophs, right? Fungus heterotroph होती है, that we all can agree with. They can be saprophytic or they can be parasitic. So that's why C has to be the true statement. While they lack a nuclear membrane, they are eukaryotes. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. सो ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. While C has to be the right answer. और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था. सो बिल्कुल अपने आप को ऐसे शाबाशी दे देंगे. एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द ईयर 2013 again, satellite RNAs are present in some satellite RNAs. They are actually present in certain plant viruses. कुछ plant viruses के पास satellite RNAs present होते हैं. That I have already told you. So marking A as the right answer and moving towards the next question, that is from the year 2012. The most abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from milk and in production of antibiotics are the ones categorized as Lactobacillus, Saccharomyces. Where do we actually categorize them? Cyanobacteria, Archaebacteria, chemosynthetic autotrophs या फिर heterotrophic bacteria? That you have to tell here. Out of these, which should be the correct answer if they are asking you about? Yes, so already I can see many kids have already sent their answers. बहुत सारे बच्चों ने पहले से ही आंसर्स यहाँ पर सेंड कर दिए हैं.
and I will give you 5 more seconds for this question as it is very easy and direct question. We all know कि mostly humans को कौन सा prokaryote, which bacteria is useful for most of us, that we already know, right? So the correct answer has to be heterotrophic bacteria, Lactobacillus, Saccharomyces. It falls under the category of heterotrophic bacteria and that is definitely true. So D हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं and let's move towards the next question in front of us. और question यहाँ पे पूछा गया है which one single organism or the pair of organisms is correctly assigned to the taxonomic group. 2012 का क्वेश्चन है ये and what they have given you is Paramecium and Plasmodium belong to same kingdom as that of Penicillium. Lichen is a composite organism formed from symbiotic association of an algae and a protozoan. Yeast used in making bread and beer is a fungus. Nostoc and Anabina are examples of Protista. These are the options in front of you और आपको बताना है correct यहाँ पर क्या statement लिखा है, किस organism के बारे में क्या बात यहाँ पर सही लिखी हुई है, that you have to tell. Okay, so if we talk about the correctly assigned organism taxonomic group के साथ correct matching किसकी यहाँ पर लिखी है, so let's see what all you have to answer for this particular question. All right. So अगर आपको organism को match करना है उसकी correct description के साथ, so what should be the right answer that we have to see here, and as I can see many kids have already given the correct answer. Now last 5 seconds for all of you बच्चों, मुझे सभी का आंसर यहाँ पर receive होना चाहिए. बहुत देर से I can see here Rishabh is absent. Rishabh is actually not giving answers since I think बहुत 2-3 questions से गायब हैं. कहाँ है बेटा जी? You have to give answers. Okay, then Vaishali, are you here in the class? Yes, ma'am. So why aren't you answering? You have to answer over here. Everyone has to answer properly. Yes, Vishesh. Okay, Samyak. Okay, everyone is here in the class and sitting passively, watching the questions, huh? At least you have to tell if there is certain confusion. Alright, so as I can see here, yes, definitely, mostly जो answers यहाँ पे receive हुए हैं, they are definitely correct. As we all know, पहले में दिया है, पहले options में, Paramecium and Plasmodium belong to the same kingdom as that of Penicillium. Paramecium और Plasmodium, Penicillium बिल्कुल अलग अलग kingdom को belong करते हैं. Paramecium and Plasmodium we all know ये protist है, Penicillium fungus है, दोनों अलग अलग kingdom है, तो ये गलत है. Lichen is composite organism, symbiotic association of algae and protozoan से form नहीं होता है, algae and fungus का association है, this we all know, so ये भी गलत है. Yeast used for making bread and beer is a fungus, definitely true, we all know yeast is a fungus. C is actually correct here. Then Nostoc, Anabina, Protista के examples, no, we all know they are Moneran cyanobacteria, so that's why ये भी गलत है. C is actually the correctly assigned one and that's why C has to be our correct answer. तो C हम यहाँ पर select करेंगे and then we will move towards the next question in front of us, and the question in front of us is from the year 2012. In the 5 kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella have been included in Protista, algae, Plantae or Monera. These are the options in front of you. What you have to tell is 5 kingdom classification के अंदर Chlamydomonas और Chlorella जो है उसे कहाँ पर include किया गया है, Protista, algae, Plantae या फिर Monera. These are the options in front of you and let's see what all you have to answer. Chlorella, Chlamydomonas, what are they? And as I can see here that the correct answer that I am receiving is definitely true. As we all know कि Chlamydomonas और Chlorella जो है अपनी algae है and algae belongs to kingdom Plantae. Okay, so आपसे kingdom पूछा है, 5 kingdom classification पूछा है, so that is why you would say Plantae. जिन बच्चों ने, कुछ एक बच्चों ने यहाँ पर algae कह दिया है, so 5 kingdom classification में आपसे पूछ रहे हैं kingdom के बारे में, kingdom तो it should be Plantae, no? So that's why Plantae has to be the correct answer. Okay, so C हम यहाँ पर select करेंगे and then we will move towards the next question. The cyanobacteria are also referred to as, cyanobacteria को blue green algae कहते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. BGA cyanobacteria, इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है आई थिंक, तो हम D ऑप्शन मार्क कर सकते हैं. Yes, everyone can agree? Yes ma'am. Okay, so now coming to the next question over here.
Which statement is wrong for viruses? देखो वायरस वायरॉइड के बारे में कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए, राइट? Which statement is wrong for virus? All are parasites. All of them have helical symmetry. They have ability to synthesize nucleic acids and proteins. Antibiotics have no effect on them. You have to select the wrong one out of these. Okay, 2012 का question है, and let's see what all you have to answer for this particular question. Okay. So कुछ आंसर्स आए हैं. I will wait for some more time for everyone else to answer here, and इसी वजह से PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी हमने देखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी. सीधे सीधे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स ही यहाँ पर दिए जा रहे हैं. अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें ये कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी बातें हों. ओके, देन सेकेंड थिंग, वायरसेस वायरॉइड्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फंगाई के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं. इससे हमें ये पता चलता है कि पैटर्न क्या चल रहा है, व्हाट आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, ये बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं. सो दैट इज व्हाई PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन. Okay, and as I can see here, mostly kids have answered here. एक common answer आ रहा है सभी का. That means everyone knows this कि bacteria firstly all are parasites. That is true. Obligate parasites होते हैं. All of them have helical symmetry. That is actually not true. जरूरी नहीं है कि सभी के पास helical symmetry हो. There can be other symmetries also. Isohedral हो सकती है. So that is why B is actually wrong here. While they have ability to synthesize nucleic acids and proteins, true. Antibiotics have no effect on them. That is also true. So B has to be the wrong for virus. So B हम यहाँ पर mark करके let's move towards the next question. And the question is from the year 2012. Question में पूछा है how many organisms in the list given below are autotrophs. इनमें से कौन ऑटोट्रॉफ्स हैं वो आपको बताना है. लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, ट्रिपैनोसोम्स, Porphyra and Wolffia. These are the options in front of you, and आपको बताना है इनमें से कौन कौन autotroph है. That you have to tell here. Okay, and also if you are answering this, you should know इनमें से कौन सा autotroph है. नंबर आपको यहाँ पर बताना है. So that is the question in front of us, and let's see what you all have to answer for this particular question. Okay. So as I can see here, mixed answers इसके लिए आ रहे हैं. I'm receiving mixed answers for this particular question. And अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन autotroph, which of the following is an autotroph? So for that, how you have to answer? Let's have a look at that. First of all, if we talk about nostoc we all know autotroph है. Cara, that is an algae, autotroph. Nostoc, BGA, blue green algae, it is also autotroph. Nitrosomonas, that is again autotroph. While Nitrobacter, that is also autotroph. एक्चुअली ऑटोट्रॉफ की भी दो कैटेगरीज होती है. एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, दूसरे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो कि केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर भी हम सेलेक्ट करें, बिकॉज दे आर कीमोसिंथेटिक. बाकी जो है नॉस्टॉक, कारा, पोरफायरा और वुल्फिया, these are photoautotrophs. That means they can photosynthesize. So that is why 1, 2, 3, 4, 5, 6 are the correct 6 is the correct answer. That means C has to be the right answer here. And Nostoc, Cara, Nitrosomonas, Nitrobacter, Porphyra, Wolffia, they are autotrophs, out of which Nitrosomonas, Nitrobacter, they are the ones which can perform chemosynthesis और बाकी photosynthesis कर सकते हैं. So that is why C has to be the right answer here. 6 has to be correct. And now we will move towards the next question in front of us from the year 2011. In Eubacteria, A cellular component that resembles eukaryotic cells is. Eubacteria के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स से रिजेंबल करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स या फिर सेल वॉल? What should be the correct answer over here? That you have to tell here. Eubacteria के अंदर what is that structure that is actually common or similar to your eukaryotic cells? And we all know कि eubacteria मतलब आपका प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में जो स्ट्रक्चर कॉमन होता है, what is that?
क्या वो सेल वॉल है? नो, सेल वॉल का स्ट्रक्चर तो अलग होता है। आपके मोनेरन्स के अंदर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इफ इट इज अ फंगस इट कैन बी मेड अप ऑफ काइटिन, इफ इट इज अ प्लांट सेल इट कैन बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सो सेल वॉल तो नहीं है कॉमन दोनों के बीच में। ओके, देन न्यूक्लियस, नो, वी ऑल नो मोनेरा के पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ओके, यू बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं है। राइबोसोम्स, वी ऑल नो यू बैक्टीरिया के पास होंगे 70s राइबोसोम्स, वाइल यू कैरियोटिक सेल के पास होंगे आपके 80s राइबोसोम्स, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। वाइल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कॉमन स्ट्रक्चर इन बोथ ऑफ देम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन होता है, दैट इज वाई ए हैज टू बी द राइट आंसर। और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल यहाँ पर ए आंसर ही दिया था, सो दैट इज डेफिनेटली correct. Now moving towards the next question, and the question है from the year 46, question is 46 and it is from the year 2011. Question में पूछा है organisms called as methanogens are most abundant in, methanogens में से कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेंगे? सल्फर रॉक, कैटल यार्ड, पल्यूटेड स्ट्रीम या फिर हॉट स्प्रिंग। मिथानोजेंस के बारे में बात चल रही है और हम सभी को पता है मिथानोजेंस कहाँ पे मिलते हैं। वेयर आर मिथानोजेंस फाउंड? Yes, definitely correct. Aryan, your answer is definitely correct. They are found in the gut of ruminants, methanogens, and that's why सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे? As I can see here, mostly answers receive हो चुके हैं यहाँ पर। Mostly बच्चे कह रहे हैं cattle yard. So since they are found in gut of ruminants, so that's why methanogens will be most abundant in cattle yard. So B has to be the right answer here. बहुत सारे बच्चों ने already B answer यहाँ पर send किया है। Then coming towards the next question here, अगला question हमारे सामने है from the year 2011. क्या question है? Which one of the following organisms is not an example of eukaryotic cells? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन eukaryotic cell का example नहीं है. Okay, that is what you have to tell here, and the options are Paramecium, Escherichia coli, Euglena, amoeba. These are the options in front of you, and all of you should be able to identify which one is not eukaryotic. That means आपसे prokaryotic पूछा जा रहा है, and इतनी आसान बातें I hope यहाँ पे बच्चे को पता है which one of the following is not eukaryotic, which is prokaryotic. So as I can see here, common answers receive हो रहे हैं यहाँ पर, and yes, we all know that if they are asking you about eukaryotic cells, which of the following is not eukaryotic, that means prokaryote कौन है इसमें से, that you have to tell. First of all, Paramecium, Euglena, amoeba, these all are actually protists. Okay, they are eukaryotes. While if I talk about Escherichia coli or E. coli, so we all know that E. coli is actually prokaryote. So that's why B has to be the right answer here. So हम B यहाँ पर mark करेंगे, and then we will move towards the next question. Single-celled eukaryotes are included in. Single-celled eukaryotes इनमें से किस में मिलते हैं? Protista, fungi, archaea, monera, which has single-celled eukaryotes, that you have to tell here. Okay, Protista, fungi, archaea and monera. And as we can see here, what answers we are receiving, let's see. Single-celled eukaryotes are included in, definitely. Very direct question it is. So all of you have already answered that वो होता है protista. We all know single-celled eukaryotes आपके protists होते हैं. So that's why A has to be the right answer here. सभी बच्चों ने यहाँ पर ये आंसर किया है क्योंकि ये डायरेक्ट बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है. Then virus envelope को हम क्या कहते हैं? Virus envelope is called as capsid, virion, nucleoprotein या फिर core. We all know virus envelope is called as, what do we call it? Yes, definitely it's called as capsomere, sorry, capsid. Capsid के अंदर होते हैं छोटे छोटे capsomeres, that we all know. So A has to be the right answer here. A को हम मार्क करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर. The next question is in front of us from the year 2010. Membrane bound organelles are absent in. Membrane bound organelles किसके अंदर absent होती है? Saccharomyces, Streptococcus, Chlamydomonas या फिर प्लाज्मोडियम. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर. सैक्रोमाइसिस हमें पता है यीस्ट है, यूकैरियोटिक है. देन क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, यूकैरियोटिक है. प्लाज्मोडियम इट्स अ प्रोटिस्ट विच इज यूकैरियोट. while streptococcus is a bacteria which is a prokaryote and it doesn't have membrane bound cell organelles. Everyone can agree with this? Yes,
direct question tha, that's why we have done them very quickly. So as we can see here that all of you have actually participated very actively in today's session, and that was actually very good to see you all participate so actively in the class. It actually makes me feel very happy. और यहाँ पर हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बेस्ट ऑफ 10 years वी हैव डन. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए आपको इसे रिवाइज करना है, अपने एंड से और MCQs आपको सॉल्व करते रहना है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन यू ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय.